ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में चित्रा मुदगल द्वारा रचित कहानी के जो शेष पद्यांश गद्यांश हैं, चौथा और पांचवा गद्यांश है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित नवरत्न कहानी संग्रह है, उसकी 8वीं जो कहानी है भूख, जिसकी लेखिका या कहानीकार चित्रा मुदगल है। इसके कुछ प्रमुख गद्यांशों की या गद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्याएँ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। चित्रा मुदगल का संक्षिप्त जीवन परिचय और कहानी का सारांश और 3 प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम प्रस्तुत वीडियो में चित्रा मुदगल की जो कहानी है भूख, उसके शेष प्रमुख गद्यांश और इस पाठ्य पुस्तक की या नवरत्न कहानी संग्रह की जो अंतिम कहानी है गदल, उसके बारे में चर्चा करेंगे यदि समय रहेगा तो ये जो कंटेंट है या विषय वस्तु है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से इसको देखें, सुनें, इसका अवलोकन करें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो आज हम चौथा जो प्रमुख व्याख्या की दृष्टि से या परिचय की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। सहसा बिजली सा एक विचार दिमाग में तड़का, बच्चे बच सकते हैं, उपाय हैं। अगर वे छोटू उस भिखमंगी औरत को किराए पर उठा दें तो छोटू का पेट भरेगा ही भरेगा। 2 रुपये जो ऊपर से मिला करेंगे उसमें किलो भर मोटा चावल आ जाएगा। बड़े और मजले के पेट में भी दाने पड़ जाएंगे। फिर कौन उसे हमेशा के लिए किराए पर उठाएगी? कुछ ही दिन की तो बात है। ठेकेदार ने मजूरी नहीं भी दी तो देर सवेरे कहीं न कहीं जुगाड़ लग ही जाएगा। मजूरी मिलते ही वह ताबड़तोड़ छोटू को उस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सावित्री अक्का की बात अलहदा है, बे तो उसकी ढके फटे की सातिन है ही। अब हम इस गद्यांश की, इस मार्मिक गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, मैं पिछले कई वीडियो में इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी आपकी जानकारी के लिए या दोबारा इसका पुनः स्मरण आपको करा देता हूँ। व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और चौथा है सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित
चित्रा मुदगल द्वारा लिखित या रचित कहानी भूख से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। पीछे बोर्ड पे भी मैंने इसको चित्रित कर दिया है, देख सकते हो आप। कक्षा BA प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रकरण भूख कहानी, नवरत्न कहानी संग्रह में ये संकलित है। 8वीं ये कहानी है। इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल और ये जो व्याख्या के 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ या सरल अर्थ, और चौथा है कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक व साहित्यिक विश्लेषण। इसको काव्य सौंदर्य भी या साहित्य सौंदर्य भी हम कह सकते हैं। अब अगला है इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मा एक ऐसी अभागिन मजदूर है, एक मजदूरिन है, एक श्रमिक वर्ग है जिसका पति काम करते करते मर गया है और अब उस पर 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। 3 छोटे छोटे शिशु बच्चे हैं, उनके पालन पोषण की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। वह हर संभव प्रयास करती है कि किसी भी तरह से उसे काम मिल जाए, पर हर जगह हताशा ही मिलती है। हर जगह क्या है, वो हताश और निराश होती है। फिर उसके पास एक प्रस्ताव आता है कि वह अपने बच्चों को किराए पर भिखारिन को दे दे। पहले तो वह इस बात पर क्रोधित होती है, परंतु फिर उसके दिमाग में अचानक से यह विचार आता है कि यदि वह बच्चे को किराए पर दे देगी तो शायद वह अपने बच्चों को जिंदा रख पाएगी। और प्रस्तुत अंश में उसी प्रसंग का या उसी बात का इसमें चित्रण लेखिका ने किया है। अब हम इसका भावार्थ या सरल अर्थ को निहारते हैं, देखते हैं, तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से सुनें। प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मा के पास जब कलाबाई की ओर से प्रस्ताव आता है। कलाबाई कौन थी? एक भिखारन थी जो किराए पर छोटे बच्चों को लेकर के उनसे भीख मंगवाया करती थी। ये उसका धंधा था या व्यवसाय था। तो लक्ष्मा के पास जब कलाबाई की ओर से प्रस्ताव आता है कि वह अपने छोटे बच्चे को किराए पर दे दे, पर लक्ष्मा बोलती है कि वह कैसे अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत को दे सकती है। उसका हृदय कांपने लगता है, क्योंकि बच्चे एक माँ को जान से प्यारा होता है। वह आपे से बाहर उठती है। उसने लगभग धक्का देते हुए उस औरत को झोंपड़े से बाहर खदेड़ दिया, निकाल दिया और कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगी। उसके मन में आया कि तीनों बच्चे साथ हैं, जिंदा भी मुर्दा समान, और उसके मन में आया कि क्यों न तीनों सहित सड़क के उस पार समुद्र में पांव दे दें, मर जाएं, खुदकुशी कर लें, टंटा खत्म। परंतु तुरंत ही उसके मन में आया कि क्यों न इसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, बच्चे को भिखारिन को दे दें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे की जान तो बच सकती है। और उसके मन में अचानक से यह विचार आया कि यदि वह छोटू को किराए पर दे देती है तो छोटू का भी पेट भर जाएगा, क्योंकि उस औरत ने लुभावनी प्लास्टिक की दूध की बोतल निकालकर उसे दिखाई थी और कहा था कि उसे दूध के साथ बिस्कुट भी देगी। तो इससे छोटू सुरक्षित भी रहेगा और पेट भी भरा रहेगा, और जो शाम को जो 2 रुपये देगी किराए के, उससे 1 किलो मोटा चावल खरीद लेगी। इस तरह उसके तीनों बच्चों की भूख मिट सकेगी, 3 बच्चों का पेट का पालन हो जाएगा।
और फिर वह धीरे धीरे ठेकेदार से मजदूरी करने की भी बात कर लेगी और बच्चों को पेट भरा रहेगा तो वे शांति से काम की तलाश करेगी, काम की तलाश में कहीं दूसरी जगह व्यवस्था बैठाएगी। और जैसे ही उसे मजूरी मिल जाएगी वह अपने बच्चे को किराए पर देने से इनकार कर देगी और इस बात को वह छिपा कर रखेगी, किसी को बताएगी नहीं, किसी को भी इस बात का पता भी नहीं चलेगा। परंतु जब तक कोई उपाय नहीं है, अभी तक इस बात का पता केवल सावित्री अक्का को है, परंतु वो हमेशा उसके साथ है, हर मुसीबत में उन्होंने ही तो सहारा दिया है, इसलिए उनको पता भी है तो कोई बात नहीं, वे तो उनका साथ हर मुसीबत में देने वाली है। सावित्री अक्का है जो उसकी पड़ोसन है, वो लक्ष्मण की हर समय मदद करती रहती है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका सामाजिक विश्लेषण और साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। तो पहले हम इसका सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से मजदूरों की उस यथार्थ तस्वीर को उद्घाटित किया है, प्रस्तुत किया है, जहाँ रोटी कपड़े की मूलभूत समस्याएं आज भी वर्तमान हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन व्यक्ति की क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति क्या ही नहीं कर पाता है मजदूर वर्ग। जो श्रमिक वर्ग होता है वो इन तीन चीज़ों से हर समय जूझता रहता है, ये चीज़ें ही उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। शरीर ढकने को ना तो कपड़ा मिल पाता है, ना रहने को कोई मकान होता है टूटा फूटा, और खाने के लिए उसे क्या है, खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में। एक जून वो भूखे सोते हैं। इंसान अपनी सारी जिंदगी पेट भरने के जुगाड़ में लगा रहता है। गरीबी की समस्या इतनी भयावह है कि उसे पेट भरने के लिए अपने बच्चों को किराए पर भी देना पड़ता है। ये मजबूरी है इंसान की। इस गद्य के माध्यम से लेखिका ने इसी कटु यथार्थ को इंगित किया है, इसी कटु सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यही इस भोग कहानी का मूल उद्देश्य है। अब हम इसका साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में भावुकता, मार्मिकता, संवेदनशीलता, हृदय स्पर्शता एवं करुणाशीलता का प्रभावी चित्रण हुआ है। भाषा भी भावानुकूल है, स्थानीय बोलचाल के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, साथ ही भाषा का स्थानीय या अवरंश रूप प्रस्तुत हुआ है। ग्राम्य पात्रों की ग्राम्य भाषा का प्रभावी अंकन प्रस्तुत गद्यांश में देखते ही बनता है, और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या कहानीकार या लेखिका है उसके भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस कहानी का अंतिम जो गद्यांश है, मार्मिक गद्यांश है, उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी हम समीक्षा करेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे। समय कुसमय, समय कुसमय का संकोच त्याग, कामले ताई अपना क्षोभ नहीं रोक पाई, भर्त्सना भरे स्वर में बोली अब रोने से क्या, अब रोने से क्या। भिखारिन ने बच्चा पूजा के वास्ते नहीं लिया होता, वो छिनाल बच्चे का पेट भरती तो बच्चा आराम से गोदी में सोता। पिच्छू उसको पीक कौन देता, पिच्छू उसको भीख कौन देता, अरे वो बच्चे को फकत भुक्काच नहीं रखते। रोता नहीं तो चिकोटी काट काट करके रुलाते कि लोगों का दिल पिघलना। अवागन काय को दी तू उसको अपना छोटू रे,
ढह रही लक्ष्मा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे सिर्फ दिखाई दे रही है दूध भरी बोतल, बिस्किट का डब्बो, चिपकी आंतें और एक बच्चे की लाश। कितना भीभत्स चित्रण प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने किया है। कितनी दयनीय स्थिति, हृदय विदारक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इस गद्यांश का अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण के माध्यम से इसको देखते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ लेते हैं, ये संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकों नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित मशहूर लेखिका या कहानीकार चित्रा मुदगल द्वारा लिखित या रचित कहानी भूख से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाह रही है, या किस बात का प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने या कहानीकार ने चित्रण किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार ने इस कहानी में लक्ष्मा ने मजबूरी में अपने छोटू को भिखारन को किराए पर दे दिया, किराए से दे दिया, और यह सोचकर संतुष्ट हो गई है कि उसे दूध और बिस्किट मिल रहे हैं, खाने पीने को छोटू को सामग्री मिल रही है टाइम टू टाइम, समय समय पर, और उसका पेट भर जाता है। परंतु वह भिखारन उसे भूखा ही रखती थी, उसे भूखा ही रखती थी ताकि बच्चा दिन भर रोता रहे, इसकी उसे कोई परवाह नहीं। और उस रोते हुए बच्चे को देखकर उसकी कमाई ज़्यादा हो सके। परंतु बच्चा रोज़ भूखे रहने से काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसकी आंतें चिपक गई। उसकी मृत्यु का कारण भी डॉक्टर ने भूख को ही बताया है कि इसकी मृत्यु इसलिए हुई है कि क्योंकि इसको भरपूर मात्रा में खाने को नहीं मिला है। इसी का चित्रण प्रस्तुत अंश में, प्रस्तुत गद्यावतरण में या गद्यांश में लेखक ने या कहानीकार ने किया है। तो अब हम इसका गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लक्ष्मा का पति मिस्त्री था। लक्ष्मा का जो पति है वो मिस्त्री का काम करता था, परंतु 25 माले ऊंची इमारत पर काम शुरू कर ही रहा था कि बांसों की फल्ली से पैर फिसल गया और लक्ष्मा अनाथ हो गई। यानी उसका पति 25 मंजिल से नीचे गिर गया था, इस कारण से वो मर गया। ऑन स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और इस कारण से लक्ष्मा अनाथ हो गई, विधवा हो गई। छोटू भिखारन के पास है। छोटा जो बच्चा है, बड़ा, मझला और छोटू, तो छोटू किसको दे दिया? किराए पर दे दिया था भिखारन को। छोटू भिखारन के पास है। छोटू जब भात को झपट्टा मारकर उलट देता है, भात मानी चावल को, तो वे क्रोध से पगला जाती है। लक्ष्मा को क्या है? गुस्सा आ जाता है, क्रोध से वो पागल हो जाती है, पगला जाती है और तर तर छोटू को थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ मार देती है। छोटू मार खाकर आंखें फेर देता है, मरणासन हो जाता है, बेघबरा जाती है, उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो जाती है। छोटी की काया नीली पड़ जाती है। छोटू बेहोश हो जाता है। उसकी देह निरंतर ठंडी ही पड़ती जा रही है।
या ठंडी ही पड़ती जाती है, बेघबरा कर लक्ष्मा के पास जाती है। लक्ष्मा रक्का छोटू को दवा खाने लेकर जाते हैं, परंतु डॉक्टर ने पल भर लक्ष्मा को भेदती नज़रों से देखा और फिर कहा, बच्चे को खाने को नहीं मिला, बच्चा भूख से मर गया। भूख से क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मा के साथ कामले ताई ने जब इस बात को सुना तो वह लक्ष्मा को कहती है कि अब तो छोटू मर गया और अब रोने से कोई फायदा भी नहीं है। ये तो छोटू को भिखारिन को सौंपने से पहले सोचना था, क्योंकि वह तो छोटू को कमाई का माध्यम मानती थी। उसे छोटू से कोई स्नेह नहीं था, वह उसका पेट नहीं भरती थी, बल्कि वह तो चला चला कर उसे रुलाती थी, जोर जोर से उसे पीटती और वो रोता रहता हर समय। इससे उसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, भीख मिलती थी, ताकि लोगों का दिल उस बच्चे को देखकर पिघले। लेकिन इस बात को तूने समझा ही नहीं। लक्ष्मा को दुख भरे स्वर में कहती है कि तुझे बच्चे को देना ही नहीं चाहिए, भिखारिन को देना ही नहीं चाहिए था। आज यह है कि तूने स्वार्थ में अपने बच्चे को किराए पर दे दिया, यह सोचकर कि छोटू के साथ साथ और 2 बच्चों का पेट भी भर जाएगा, परंतु जैसा तू सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और बच्चा भूख से मर गया। उसकी आंतें चिपक गई, लक्ष्मा एकदम संवेदनशील हो गई। अब होना ही है, जान का टुकड़ा जब मर जाता है, जब अपना पुत्र का जब वो दुखद अंत हो जाता है तो एक माता क्या है, टूट जाती है अंदर से। उसका जिगर का टुकड़ा होता है पुत्र तो, बेटा तो, उसको तो सिर्फ दूध भरी बोतल, बिस्किट का डिब्बा, चिपकी आंतें, एक बच्चे की लाश ही दिखाई दे रही थी। यही दृश्य उसके सामने था। इस तरह एक मजदूर को जीवन भर तकलीफ में ही अपना जीवन जीना पड़ता है। पूरे जिंदगी भर क्या है, मजदूर को कितनी कठिन परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है, उस बात का प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक या साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। तो पहले हम इसका सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखका ने अर्थात कहानीकार ने या चित्रा मुदगल ने, इस भूख कहानी की लेखिका है चित्रा मुदगल, निम्न वर्ग को जीवन में प्राय तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हर समय क्या है, मुसीबतों से जूझना पड़ता है। निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, मजदूर श्रमिक वर्ग है, वो निम्न वर्ग में आता है। उसे हर समय क्या है, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, मजबूरियों से जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें जीवन की आवश्यक सुविधा भी नहीं मिल पाती है। रोटी, कपड़ा और मकान ये व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं होती है, ये भी क्या है, उसे पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट में मात्रा में वो नहीं मिल पाती है। लाचारी में भी कई बार आत्महत्या करने की सोचती है। कौन? लक्ष्मा ने कई बार प्रयास किया है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, कि इन बच्चों को लेकर के मैं खुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ, किसी समुद्र में छलांग लगा दूँ, कूद जाऊँ। आत्महत्या करने की सोचती है और कई बार उसे अपने बच्चों को भीख मांगने या बच्चे को किराए पर देने का कार्य करना पड़ता है। अब देखो मजबूरी में क्या सब कुछ करना पड़ता है व्यक्ति को। चित्रा जी ने समाज के इसी मजदूर वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाई है और पाठक को सोचने पर विवश किया है कि मजदूरों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है। अरे शासन प्रशासन को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि कम से कम
व्यक्ति की क्या है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी तो पूर्ति हो जाए। तो ये कच्चा चिट्ठा समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है, जिन समस्याओं से आज समाज, हमारा देश जूझ रहा है, उसको लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी यथार्थवादी कहानी है। इसमें क्या है, वास्तविक स्थिति है, उससे हमें रूबरू करवाया है। अब हम इस गद्यांश का साहित्यिक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत अवतरण में करुणा के भाव जागृत हुए हैं। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कारुणिक प्रभाव बड़ा ही मार्मिक है। भाषा एकदम मार्मिक है, जो मर्म स्पर्शी है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। अब हम आगे अगला जो इस पाठ्य पुस्तक की अंतिम कहानी है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये कहानी है गदल और इसके लेखक है रांगे राघव। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।